डीजीपी ऑफ त्रिपुरा, ओके। बलजीत राय, उनकी किताब थी डेमोग्राफिक एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। तो वो किताब मुझे सीताराम जी गोयल ने दी थी और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की इन्फिल्ट्रेशन पर काम होना चाहिए। इतने ज़्यादा बांग्लादेशी दिल्ली में मिले, हमने जैसे गए बाहर और हमने देखा तो हमने वो बांग्ला कैसेट में फिर उनको डाला था, हमने शूट किया उनको और वो खुलेआम बता रहे थे कि वो बांग्लादेशी हैं। उनको कोई डर नहीं था, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा था उनके खिलाफ। वो तो कांग्रेस का टाइम था। तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं की, रोहिंग्या भी हमारे सिर पर आ गए और हमारा जैसा इतना पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स हमारी, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी मेजॉरिटी में हिंदू सोसाइटी है ना, और भी जो राष्ट्रवादी तत्व हैं वो भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी में हैं कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ है वो आप कर नहीं रहे और सब एंजॉय कर रहे हैं जी। आप अभी चलिए मॉल में, आप देखिए कि कंज्यूमर गुड्स के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया था कि इंडिया इज टॉलरेटिंग मोर देन 5 करोड़ बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेटर्स। आई थिंक इट वाज इन 2001। तब का वीडियो 2005 का है। तौहीद का जो ये है उल्लेख है वो किसमें आया? अशोक जी सिंघल ने जिस वक्त राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया था, वैसा कौन है आज? एक एक घर में गए थे लोग, एक एक घर में कार्यकर्ता गए थे। उसके अंदर 2-3 चीजें होनी चाहिए। किसी मूवमेंट को अगर हमें देखना है तो उसके कुछ लिटमस टेस्ट हैं कि सबसे पहले तो भ्रमतेज होना चाहिए। उसके बावजूद हम लोग कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे हम कोमाटोस हैं, हम कोमा में, परमानेंट कोमा में जी रहे हैं और उसके बाद हम अब फेशियल करा के घूम रहे हैं। नमस्ते। दिल्ली से मैं सनातन प्रभात की ओर से विक्रम डोंगरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी हस्ती है। ही इज़ अ फेमस फिल्म मेकर, रियल हिंदुत्व वॉरियर, यानी हिंदुत्व योद्धा है। उन्होंने अनेक मूवीज़ का डायरेक्शन किया है। मोर देन 50 फिल्म्स ही हैज़ प्रोड्यूस्ड और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, साथ ही एनिमल प्रोटेक्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट और हेल्थ पर भी उन्होंने बहुत कार्य किया है इन मूवीज़ के माध्यम से। इंडिया टुमारो, द गुजरात मिरेकल, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, उनके समय उन्होंने भी ये मूवी डायरेक्ट की है। साथ ही बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन जैसे भारत के मूल पर आज जो भारत को नष्ट करने के लिए तुला हुआ है, ऐसी समस्या पर भी उन्होंने आज से 20 साल पहले एक इम्पॉर्टेंट मूवी बनाई जिसका नाम बांग्ला क्रिसेंट था। तो मैं श्री मयंक जैन जी का सभी दर्शकों की ओर से स्वागत करता हूँ। नमस्ते मयंक जी। नमस्कार जी। जी मयंक जी, आपने अभी हाल ही में द क्रिम्सन क्रिसेंट इस मूवी पर मूवी भी बनाई है, तो इस पर तो हम आगे बातचीत करेंगे। पहले आप बांग्ला क्रिसेंट, ये जो मूवी है, उसके बारे में सब कुछ, आपकी प्रेरणा क्या रही ये मूवी बनाने में और इसमें एग्जैक्टली क्या है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, ऐसे आपको लगता है? देखिए, कई किताबें उस वक्त आई थी जब हमने फिल्म बनाई थी। ये 2005 में ये रिलीज़ हुई फिल्म। हमने 2004 में इसको बनाना शुरू किया था और उसके पहले बलजीत राय जी की एक किताब थी, डीजीपी ऑफ त्रिपुरा, बलजीत राय, उनकी किताब थी डेमोग्राफिक एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। तो वो किताब मुझे सीताराम जी गोयल ने दी थी और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की इन्फिल्ट्रेशन पर काम होना चाहिए और ये किताब उन्होंने दी थी। तो ये मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी। कब की बात है ये? बात होगी अबाउट 2001 या 2002, उस वक्त की बात होगी। तो मेरा ध्यान उस वक्त रहा इसके ऊपर कि किसी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ पर काम होना चाहिए। हो सकता है 2003 के बाद की बात हो। तो इतने ज़्यादा बांग्लादेशी दिल्ली में मिले, हमने जैसे गए बाहर और हमने देखा तो हमने वो बांग्ला कैसेट में फिर उनको डाला था, हमने शूट किया उनको और वो खुलेआम बता रहे थे कि वो बांग्लादेशी हैं। उनको कोई डर नहीं था, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा था उनके खिलाफ। वो तो कांग्रेस का टाइम था, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल था इसलिए उस वक्त।
और दिल्ली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन बांग्लादेशीज़ की थी। आप देखेंगे 2013 में एफिडेविट था दिल्ली पुलिस का, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि 13 लाख बांग्लादेशी दिल्ली में हैं 2013 में। अभी तक कोई एक्शन उनके ऊपर हुआ नहीं है ना। और ये मेरा कथन नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट है। और इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, इसका पूरा न्यूज़ आइटम। भारती जैन ने की रिपोर्ट है, बहुत फेमस। तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट की दिल्ली पुलिस। हाँ, देखिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी जब इन लोगों की सत्ता आ गई तो भी हमने तो देखा नहीं कि कहीं बांग्लादेशीज़ को राउंड अप किया जा रहा हो, बल्कि रोहिंग्याज और घुस गए, है ना। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन एंड आई फील कि बीजेपी के आने से बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ी है। कांग्रेस से तो कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितनी हमारी अपेक्षा थी कि भाई जिस तरह से हमने तो कहा था कम से कम आइडेंटिफाई कर लीजिए, कम से कम लिस्टें बना लीजिए। शायद उन्होंने बनाई भी हों उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, लेकिन हमको नहीं पता चला। और ये बढ़ता ही गया। बांग्लादेशी मेड को किसी को नोएडा की एक सोसाइटी में पकड़ा गया कि वो चोरी कर रही थी, तो उसको पब्लिक ने रोक लिया एक कमरे में बंद करके कि भाई पुलिस को आने दो। तो बांग्लादेशी थी वो लेडी तो वहाँ पर कम से कम 500 बांग्लादेशीज ने अटैक कर दिया उस कॉलोनी पे। आज से 5-7 साल पहले की बात है। तो इस तरह का बांग्लादेशी, फिर उसके बाद अब रोहिंग्या घुस गए। एक तरफ तो बांग्लादेशी की भी प्रॉब्लम थी, तो ऊपर से रोहिंग्या घुस गए। गवर्नमेंट ने कहा कि 40,000 रोहिंग्या घुस गए हैं बांग्लादेश में। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। अनऑफिशियल फिगर्स 10 लाख थी, और कुछ लोगों का कहना है कि उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर्स हैं। तमिलनाडु के कार्यकर्ता मुझे बताते हैं कि तमिलनाडु तक पहुंच गए रोहिंग्या से। तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं की, रोहिंग्या भी हमारे सिर पर आ गए। और हमारा जैसा इतना पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स हमारी, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी मेजॉरिटी में हिंदू सोसाइटी, है ना, और भी जो राष्ट्रवादी तत्व हैं वो भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी में हैं, उसके बावजूद हम लोग कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे हम कोमाटोस हैं। हम कोमा में, परमानेंट कोमा में जी रहे हैं, और उसके बाद हम अब फेशियल करा के घूम रहे हैं। मतलब हमको ज़रूरत है हार्ट सर्जरी की क्योंकि हम बीमार हैं, लेकिन हम ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल करवा रहे हैं। तो ये प्रज्ञा दोष है कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ है वो आप कर नहीं रहे, और सब एंजॉय कर रहे हैं जी। आप अभी चलिए मॉल में, आप देखिए कि कंज्यूमर गुड्स के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो ये कुछ बचेगा ही नहीं। जिन परफ्यूम्स को खरीदने आप जा रहे हैं, जिन कंज्यूमर आइटम्स को आप खरीदने जा रहे हैं, जिस दिन यहाँ पर सिविल वॉर अगर हो गई, आप एक फॉरेन कंट्री के इन्फिल्ट्रेटर्स को, जो नॉन किलर्स हैं, जिनका रिकॉर्ड है कि 99 हिंदूज का कत्लेआम करके आए वो लोग, जो रोहिंग्यास थे यहाँ पर इंडिया में, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। तो जो मैसेकर्स करने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में घुस गए, और हमें कुछ पड़ी नहीं है, और जिनको पड़ी होती है उनके खिलाफ हो जाते हैं लोग। नेशनलिस्ट मूवमेंट के लोग खिलाफ हो जाते हैं और उनको साइडलाइन करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, है ना। वो ऊपर वाला साइडलाइन करेगा तब ज़्यादा अच्छा है जी। मुझे अभी भी स्मरण है आपकी बांग्लादेशन मूवी में जोगिंदर सिंह, आई थिंक ही वाज द डायरेक्टर, सीबीआई चीफ, फॉर्मर डायरेक्टर, फॉर्मर सीबीआई चीफ। तो उन्होंने बताया था कि इंडिया इज टॉलरेटिंग मोर देन 5 करोड़ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। आई थिंक इट वाज इन 2001। यस, का वीडियो 2005 का है वो। 2005 में रिलीज हुई थी वो फिल्म। तो हमारा देश इस समय भी ऐसे तकरीबन 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। तो उसका वीडियो है वो उस वक्त का। तो जोगिंदर सिंह जो थे वो उन्होंने 5 करोड़ संख्या बताई थी उस वक्त, और वो सीबीआई के चीफ थे। तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, जो फिगर उन्होंने बताई थी। इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुस गए। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग मदरसों में हो रही है, भारत के अंदर हो रही है। उनका जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोजन हो रहा है। वो हमारे लोगों की जॉब्स छीन रहे हैं। पहले वो वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर अटैक करते हैं,
उनको मार डालते हैं, उसके बाद इंडिया में आते हैं और इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी पे अटैक करते हैं। तो चाहे हिंदू माइनॉरिटी हो, पाकिस्तान में माइनॉरिटी है, बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, वहाँ तो पिटती है, और भारत में भी पिट रहा है हिंदू जो मेजॉरिटी है। तो ऐसा समाज जो इतने बड़े नंबर्स में है और उसकी अगर ऐसी हालत है तो उसको भगवान भी बचा नहीं सकता है। तो देखिए, शौर्य का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, शौर्य का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई बीजेपी, कोई आरएसएस आपके अंदर अगर शौर्य नहीं है तो नहीं डाल सकती। तो जो समाज सुसाइडल पाथ पर होता है वो शौर्य विहीन समाज होता है। और उसको अगर वो सोचता है कि जैसे उसको लगता है मेरे पे अटैक नहीं होगा, किसी और पे होगा। तो उसको पता नहीं है कि जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं और वो कहते हैं कि हम बताते हैं कैंसर हो जाएगा आपको, लंग कैंसर हो जाएगा। तो वो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि भाई कितने लोगों को लंग कैंसर हुआ, तो हो सकता है मुझे ना हो, तो वो स्मोक करता रहता है। तो हिंदू समाज का ऐसा ही हाल है जी, क्योंकि उसको खुद की जब तक जान पे खतरा नहीं है तब तक वो एक्टिव नहीं होता। वो उसी स्मोकर की तरह है जो जानते हुए भी कि लंग कैंसर होता है सिगरेट स्मोकिंग से, वो करता रहता है और ये सोच के कि मैं बच जाऊंगा जी। यानी हिंदू धर्म रक्षणार्थ आत्यंतिक आवश्यक है कि हिंदू जागरूक हो। ये तो हिंदू की बात हुई। नहीं, जागृत तो है, उसे मालूम है ये हो रहा है, उसको लगता है मैं बच जाऊंगा जी। तो उसको यू हैव टू शेक हिम आउट ऑफ हिज कोमा। ही इज अ कोमा पेशेंट। उसको देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है समझने के लिए कि इतना बड़ा खतरा है। सारी फिगर्स रोज आती है, सब लव जिहाद के केसेस के बारे में रोज रिपोर्ट्स आती हैं, रायट्स होती हैं, जिंदा जला दिया गया ट्रेन में गोधरा में इतने सारे लोगों को जो वहाँ से आए थे पिलग्रिम्स अयोध्या से, उनको जिंदा जला दिया। अब उसके बाद भी अगर हम सोचें कि नहीं साहब हम बच गए, हम तो उस ट्रेन में नहीं थे, तो हम आगे भी बच जाएंगे, तो ऐसे समाज का तो उसको प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शत्रुबोध ही नहीं है हमें, और शत्रुबोध है, लेकिन अगर वो वास्तव में मानेंगे कि शत्रुबोध है तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो शुतुरमुर्ग की तरह, शुतुरमुर्ग को पता होता है आक्रमण होने वाला है, इसीलिए वो छुप के अपनी बीक जो है वो सैंड में छुपा लेता है। तो शत्रुबोध तो है, लेकिन अगर वो मान लेगा ओपनली कि शत्रुबोध है तो फिर लोग कहेंगे कि भाई अब तलवार कहाँ है तेरी, अब लड़, देश के शत्रुओं से आतताई आ रहे हैं, तू खड़ा हो जा। लेकिन वो नहीं खड़ा होना चाहता है, वो सोचता है मैं तो बच ही जाऊंगा, वो मेरा पड़ोसी है शायद उस पर अटैक होगा लेकिन मैं बच जाऊंगा। ये जो बेहोशी है, ये कोमाटोस सिचुएशन में होती है। इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। इंफॉर्मेशन सबके पास है, कौन इंफॉर्मेशन देगा इनको? ये तो देखिए, ये अपने आप ही जो विरुलेंट आइडियोलॉजीज है अगर वो खत्म हो जाए तो हिंदू समाज बच जाएगा। क्रिश्चियनिटी की डार्क एजेस खत्म हो गई, हिंदूज का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, गैलीलियो का था, है ना। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन ने कम्युनिज्म को ख़त्म किया, उसकी किताब आई, है ना, गुलग आर्किपेलेगो। तो उसके बाद उसने एक्सपोज किया स्टालिनिज्म को, तो स्टालिनिज्म एक्सपोज हुआ, कम्युनिज्म के खिलाफ बहुत बड़ा प्रचार शुरू हुआ, प्रिंटिंग प्रेस थी, खूब बुक्स छप गई, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, कम्युनिज्म खत्म हो गया जी। आई बिलीव क्रिम्सन क्रिसेंट भी इसी फंडामेंटल पर बेस्ड है। हाँ, कि अपने आप ही अगर कोई रैशनल रेवोल्यूशन हो जाए जी, और हम लोगों को कुछ करना ना पड़े तो कितना अच्छा रहेगा। सही में हम घर में बैठ के आराम से जलेबी खाएं, समोसे खाएं, और ना तो हमें कोई शस्त्र चलाने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज क्रिम्सन क्रिसेंट डॉक्यूमेंट्री, क्या एग्जैक्टली उसका सेंट्रल आइडिया है? सेंट्रल आइडिया ये है कि रेडिकलाइजेशन किस तरह से हो रहा है पूरे देश में, जो बांग्ला क्रेसेंट में हमने एग्जैक्टली 20 साल पहले दिखाया था, उसकी एक प्रकार से समीक्षा है कि क्या हुआ उसके बाद। तो ये पता चलता है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, इवन फिगर्स भी अपडेट नहीं की सरकार ने। अभी तक पता नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं। वो टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट ने जो बताया था, वो गोडबोले की रिपोर्ट थी, उसमें आईपीएस ऑफिसर,
उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें जो 2 करोड़ की संख्या थी, है ना, जोगिंदर सिंह ने जी जो सीबीआई के हेड थे उन्होंने 5 करोड़ बताया, तो हम उस पर ही डिपेंड कर रहे हैं। अभी कोई डाटा भी हमारे पास नहीं है, कोई डेमोग्राफिक डाटा भी, और कितने उनके तो देखिए 20 साल हो गए और 20 साल से पहले से वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, बहुत बहुत पहले से कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हो गए। तो ये तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो आप सुपर कंप्यूटर में डाल के देखना पड़ेगा कि कितना ग्रोथ था, रेट था, और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, देयर इज नो लीनियर इक्वेशन। तो और हम सो रहे हैं, हम लोग आराम कर रहे हैं, हम लोग ये ढूंढते हैं कि भाई अमेरिका तो घुमाए, फ्रांस भी घुमाए और ऑस्ट्रेलिया भी घुमाए, तो चलो कोई बहुत छोटा सा भी कोई देश मिल जाएगा नया तो वहाँ हो आएंगे, फिर फेसबुक पे फोटो डालेंगे। ये हिंदू समाज का मुख्य वो है ऑक्यूपेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल हिंदूज, बट द हिंदूज आई नो दे बिहेव लाइक दिस। Their priority is materialism of a very high order, greed of a very high order. I'm not generalizing, but I have observed what people are doing. According to me, it is an emergency situation, and your response should be to protect this country, to protect this society, and you should not be doing anything else but protecting this country. But I don't find that kind of, that kind of spirit. It is missing from the organizations themselves. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेल्फ रियलाइजेशन उन आइडियोलॉजीज में ही हो गया, सेल्फ क्लेंजिंग उनमें ही हो गई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स अ रैशनल प्लेन. It is not possible for a human ideology to survive in an irrational atmosphere, because जो ह्यूमन बीइंग है वो इसेंशियली एक रैशनल एनिमल है. रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. सो over a period of time there will be self correction, there will be self understanding of these ideologies, because it starts they start paying a very heavy price. You see the price which the Shias are paying in Pakistan. Crimson Crescent has shown that how badly the Shias are being attacked inside Pakistan. They are Muslims, but according to the ideology of Tawheed, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो भगवान है वो झूठा है, जो शियास को वो कहते हैं, तो इसलिए वो नॉन मुस्लिम की कैटेगरी में आ जाते हैं और उन्हीं के ऊपर अटैक होते हैं, उनके बच्चों पे अटैक होते हैं, उनके स्कूल उड़ा दिए जाते हैं. तो इसकी कीमत केवल हिंदू नहीं दे रहा है, इसकी कीमत जो है मुसलमानों के अंदर जो सेक्शंस हैं वो ही दे रहे हैं, इसकी कीमत वो भी दे रहे हैं. तौहीद का जो ये है उल्लेख है वो किस में आता है? इस्लामिक कुरान के अंदर जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसमें तौहीद बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. उसमें वो एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसको वो अल्लाह कहते हैं, और उसके अलावा अल्लाह के अलावा किसी और को आप मान नहीं सकते हैं. इफ एनीवन बिलीव्स इन एनी अदर गॉड, तो इट इज कंपल्सरी फॉर द मुस्लिम एक्टिविस्ट टू टीच हिम अ लेसन. एंड वहीं से बॉर्न होता है आइकोनोक्लाज्म, जो आइडोलेट्री है उसको, उसकी आइडल्स को तोड़ना. तो जैसे अब पिछले जो 2024 में 17 जगह पर एक साथ हमले हुए थे एक ही दिन, 17 सितंबर, और गणेश चतुर्थी का टाइम था, गणेश उत्सव का टाइम था. तो उसमें भारतवर्ष में एक साथ हमले हुए. राम जन्मभूमि का जब लास्ट फेज आया बनने का, तो उसमें जगह जगह से कहीं पे अंजार से निकला गुजरात में, इंदौर से निकला प्रोसेशन, दिल्ली से निकला, उसमें जानलेवा हमले हुए. और वो हमले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पे हुए, वो बृहत हिंदू समाज पे नहीं हुए. तो इवन जिनको कहा जाता था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोगों का रेगुलरली अटैक्स होते हैं उनके प्रोसेशंस पे, और उनको मर्डर किया जाता है.
और कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई समाज में खलबली भी नहीं होती। जी, कर्नाटका में पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रिप टू इंग्लैंड बिकॉज नाउ इट इज सीजन फॉर गोइंग देयर। तो इतना कोमाटोस है समाज हमारा, कैसे बचेगा? जी। तो ये जो आक्रमण है वो उनकी ही विचारधारा से होता है। अब वेस्टर्न स्कॉलर्स जो है या फिर सो कॉल्ड सेकुलर इंटेलेक्चुअल क्लास, वो कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन जो है, सो दैट इज प्लेइंग द रोल। सो इज इट रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इस्लामिक फेथ, या फिर दैट इज क्रिस्टल क्लियर कि एक ही मीनिंग उसमें से निकलता है? नहीं, वो उसमें कोई डाउट ही, देखिए मुस्लिम्स को कोई डाउट नहीं है, और हिंदूज और जो दूसरे लोग हैं, जो वोक लोग हैं यूएस के और यूरोप के, तो वो अपनी जो विजुअल थिंकिंग है ना, वो इस पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ईमानदारी से जो कुरान में लिखा है, आदर से आप बता दीजिए ये लिखा है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं जो वोक लोग हैं। यूरोप में भरे पड़े हैं वोक लोग, भारत में भी कोई कमी नहीं है वोकिज्म की। तो वो एक ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहते हैं जहाँ पर ये एक प्रकार की ड्रग है जो आपको रियलिटी से दूर कर देती है। तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे कि जी जैसे हमारे यहाँ है वैसे ही वो पढ़ा रहे हैं, तो फिर लड़ाई खत्म हो गई, अच्छ हो जाइए घर पे जाके। फिर जब आपका अगला गणेश चतुर्थी आएगा फिर से अटैक होगा, तो हम कहेंगे जी आपने तो ये कहा था कि ये तो सब सेम ही है, लेकिन अटैक तो हो रहे हैं। तो ये अगर देखिए क्या है कि अगर आप एस्केप करना चाहते हैं, कोई लड़ाई होने वाली है, और या फिर कोई कैंसर पेशेंट है, अब उसका ऑपरेशन होना ही पड़ेगा, तो वो तकलीफ की बात होती है कि आपको वो चीज़ काटवानी पड़ेगी। तो आप अगर कहेंगे नहीं जी नहीं है ही नहीं ऐसा, ये कैंसर, डॉक्टर कई बार गलत रिपोर्ट्स भी दे देते हैं, और वो बेचारा फिर उसको मेटास्टेसिस हो जाएगी और जगह फैलेगा कैंसर। तो उस तरह की मैडनेस चल रही है। हाँ, मेटास्टेसिस हो जाएगी, फैल जाएगा कैंसर पूरी बॉडी में। तो अगर आप डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर कैंसर हो गया है, तो आप उसको निकलवा लीजिए या कीमोथेरेपी करवा लीजिए वहाँ पे। वो नहीं करना है, क्योंकि यू वांट टू लिव इन दैट मेक बिलीव वर्ल्ड की मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अगर कुछ हुआ है तो फिर वो ऑपरेशन होगा, उससे डर लगता है, तो आप बोले कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये समाज जो है ये ड्रग, जैसे ड्रग ले लिया हो ना, दे आर बिहेविंग लाइक दैट, सत्य से दूर हो जाते हैं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बची है जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर कोई ब्रह्म तेज है, क्षात्र तेज है, ये कुछ करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन अधिकांश जो मेरे को दिखाई देता है। तो वो बहुत बड़ी तपस्या चाहिए। अब आप देखिए जो अशोक जी सिंघल ने जिस वक्त राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया था, वैसा कौन है आज? एक एक घर में गए थे लोग, एक एक घर में कार्यकर्ता गए थे, लोगों को इकट्ठा किया था और एक नेशनल आंदोलन बना था, और किसी की हिम्मत नहीं थी उसको अपोज करने की। जब सब लोग खड़े हो गए थे एक साथ, हर एक गली चौराहे में रामशिला पूजन होती थी, और वो ब्रिक्स जो रामशिलाएं थीं वो पूजित होकर अयोध्या पहुंचाई गई थी। अब कहां से लाएं अशोक सिंघल, ये बताइए? एक ही पैदा होता है अशोक सिंघल, दोबारा कहां से अशोक सिंघल पैदा हो जाएगा? लेकिन कम से कम हम अनुसरण करें उनका, कम से कम हम उन्होंने जो सिखाया उसको हम कुछ हद तक इम्प्लीमेंट करें, उसको रोल मॉडल माने। उसके पहले उन्होंने गंगा जल का किया था, हर एक घर में गंगा जल भेजा था राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू होने के कुछ साल पहले। तो एक 80s की बात है, ये अर्ली 80s। तो लोग कनेक्ट हो गए। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको ना तो पावर की ललक होनी चाहिए कि भाई मेरे को कौन देख रहा है, मैं कहाँ हीरो बन रहा हूँ क्या। आपको निष्काम भाव से काम करना होगा, जैसे उस टाइम पे गंगा जल के वितरण के समय हुआ था। फिर घर घर जाके आपने लोगों को जोड़ा, एक संगठन बना। फिर उसके बाद वही लोग जो हैं आपके कार्यकर्ता बने, जो गंगा जल वाला मूवमेंट था उसके माध्यम से वो कार्यकर्ता बने। जो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ उसके बाद कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ हिंदू समाज में।
उसके बाद तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। राम जन्मभूमि आखिरी मूवमेंट था हिंदू समाज का। मैं ये जानता हूँ कि उसके अंदर 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। किसी मूवमेंट को अगर हमें देखना है तो उसके कुछ लिटमस टेस्ट हैं कि सबसे पहले तो ब्रह्मतेज होना चाहिए। अगर जिस चीज़ के लिए आप उद्वेलित हो उस चीज़ पे आपने रिसर्च करी है कि नहीं करी है, आपको उसके बारे में कितना मालूम है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए ब्रह्मतेज चाहिए। तो ब्रह्मतेज है। अब ब्रह्मतेज आ गया लेकिन शास्त्र तेज नहीं है, तो आप क्या कर लोगे ब्रह्मतेज का? तो ब्रह्मतेज के साथ साथ क्षात्र तेज का भी जागरण करना पड़ता है। फिर जो आपका समाज है, जो पैसा है जिसके पास वो धन है, वो क्या तैयार है, क्या कोई इस प्रकार का है जो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है कि आप करिए काम, मैं बैठा हूँ, हम लोग बिजनेस करते हैं लेकिन आपको हम इतना हिस्सा देंगे, आप ये काम करिए। तब ये जैसे राम जन्मभूमि में हुआ था ना, तो ये सब चीज़ें एक साथ मिल चुकी थी उस वक्त। तो ये बहुत ही प्योर आंदोलन था इसका, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। आप लोगों की जो भावना थी, जो स्पिरिट थी उनके अंदर, जो एनर्जी थी, अब नहीं दिखाई देती किसी भी मूवमेंट में उसके बाद। तो वो आपको स्पिरिट रिक्रिएट करनी पड़ेगी। वो लोग तो बहुत होशियार हैं, वो अपने गॉड्स के प्रति समर्पित हैं, उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनका प्रज्ञा दोष है ही नहीं। हमारे यहाँ है तो जो सो कॉल्ड मेजॉरिटी सोच रही है कि हम कुछ कर देंगे, अरे भाई तुम्हारी हालत खराब है, उनसे सीखो। हर आदमी निकल के तैयार है लड़ने के लिए, उसकी बाजुओं में दम है, वो भागता है तेज स्पीड में। आप देखिए कभी टीवी पर जब राइट्स होती हैं तो कौन सा वाला तेज स्पीड में भागता है? पीटी उषा और मिल्खा सिंह से ज्यादा तेज स्पीड पे भागते हो। क्या उनके अंदर एनर्जी है, वो तो हीरोज हैं हमारे, हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। स्वरक्षा हेतु। हाँ, स्वरक्षा हेतु, देश को बचाने के लिए। शत्रु जो आतताई है उसको खत्म करने के लिए। आतताई को खत्म करना विश्व में सब जगह अलाउड है। जो टेररिस्ट है, जो आग लगा रहा है, जो शस्त्र हाथ में उठाकर आतंक मचा रहा है, जो पराई स्त्री का अपहरण कर रहा है, जो जहर घोल के डाल रहा है किसी के खाने में, है ना। उसमें दुर्योधन में तो ये सारे गुण थे ना। दुर्योधन ने भीम के लड्डुओं में जहर भी डाला था, लाक्षागृह में आग लगाई थी, है ना, शस्त्र हाथ में उठाकर आतंक भी मचाया था। तो ये जो सारे लक्षण महाभारत में दिया हुआ है, महाभारत को सिर्फ रटना नहीं है, महाभारत को आत्मसात करना है और क्षात्र तेज, ब्रह्म तेज से क्षात्र तेज उत्पन्न करना है। और एक जो ये रहता है कि वेस्ट में वो किस जम लोग कहते हैं गुड मुस्लिम एंड बैड मुस्लिम, तो उसके बारे में सही में ऐसा कुछ है या विल यू लुक एट? मैं तो सबको ही गुड मानता हूँ। जो वो लड़ रहे हैं वो मैं तो उनको अपना गुरु ही मानता हूँ कि उनके अंदर कितनी क्षमता है कि अपने समाज के लिए वो खड़े हो जाते हैं। तो वो गुड ही है ना, हमको सिखा रहे हैं वो। तो बाकी जो नहीं, हम लोग जो अपने लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हाँ जी। और क्रिम्सन क्रिसेंट जो मूवी है, तो उसका हिंदी भी ये आ रहा है। हाँ जी जी। तो उसके बारे में ज़रा। हिंदी बनते बनते थोड़ा टाइम और ज़्यादा निकल गया, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट पर बैठा उसको ट्रांसलेट करने के लिए, तो कई घटनाएं बदल रही थी, कई चीज़ें चेंज हो रही थी, तो साथ साथ ट्रांसलेशन के साथ साथ वो एडिशन भी होने लग गया उसके अंदर, फिल्म के अंदर। और बहुत तेज़ी से जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें एक रैशनलिस्ट रेवोल्यूशन हो रहा है, जो हमने दिखाया था अपनी फिल्म में। हमारी फिल्म का हीरो जो है वो MBS है, जो क्राउन प्रिंस ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हीरोज़ जो हैं वो दूसरी साइड से हैं और मैं उनका अनुसरण करता हूँ, तो उनको उनसे ही सीखना पड़ेगा जी, है ना। हमने अपने आप से सीखने की कोशिश की, इसीलिए
अब वो लोग अपने आप सोल्यूशन दे रहे हैं। जो क्राउन प्रिंस MBS है उसने हदीथ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बनाया और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जहाँ भी कट्टरपंथी है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। 99% हदीथ रिमूव कर दी है MBS ने। तो 50,000 मस्जिदें ईरान में बंद हो गई। जो गैमन का डाटा है वो बता रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ इरानियंस 50% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वी डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। वो जो उनके लोग हैं जो सड़क पे लड़कियों को कह रहे हैं कि तुम ये कपड़े पहनो वो कपड़े पहनो, उनकी पगड़ी उछाल रहे हैं वो डंडे से। तो मेरी फिल्म में वो आरिफ जो एक एक्स मुस्लिम है वो बता रहे हैं कि मरियम नमाजी जो ईरान की एक्स मुस्लिम है उसने कहा कि जो क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ, जो क्रिश्चियनिटी के साथ प्रिंटिंग प्रेस ने किया और एक रैशनलिस्ट रेवोल्यूशन क्रिश्चियनिटी में आया, वही आज इंटरनेट कर रहा है इस्लाम के साथ। Mariam Namazi, she's an Iranian ex-Muslim. She lives in UK. She had already told internet is doing to Islam what the printing press did to Christianity. तो जो इंटरनेट का इफेक्ट है इसको हमको शायद कुछ नहीं करना पड़े, हम लोग आराम से सो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें कुछ करना है नहीं। तो हम क्यों अपेक्षा करें, तो हो सकता है सब अपने आप ही हो जाए। तो इंटरनेट में मेरा कहने का ये मतलब नहीं, मैं कटाक्ष कर रहा हूँ एक्चुअली, आपको समझ आ रहा होगा जी। तो करना तो पड़ेगा ही। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कोई यंगस्टर्स वास्तव में ये ना सोचे कि कुछ नहीं करना है। एक ह्यूमर का भी एंगल होता है, एक ह्यूमर और एक कटाक्ष वो भी ज़रूरी होता है थोड़ा सा। तो अब जो सेल्फ क्लेंजिंग हो रही है एक ऐसी आइडियोलॉजी में, ये पहली बार नहीं हो रही है। ये हमने देखा डार्क एजेस की क्रिश्चियनिटी में देखा, जब वो ख़त्म होती है। गैलीलियो की जो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने कहा कि सेंटर में अर्थ है, गैलीलियो ने कहा कि सेंटर में सन है। इस बात पे लड़ाई हो गई। फिर उसके बाद चर्च ने वो बात छुपा ली। प्रिंटिंग प्रेस आई तो वो जो पेपर्स थे साइंटिस्ट के वो सब लोगों ने पढ़ लिए, तो चर्च को जवाब देना भारी पड़ गया। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन ने किताब लिख दी कि किस तरह के एट्रोसिटीज सोवियत यूनियन में हो रहे हैं। उससे पूरा जो सोवियत यूनियन ने जो एक बड़ा खड़ा किया था कि हम एक बहुत ही आइडियल वर्कर रेवोल्यूशन है, उन्होंने वर्कर्स के साथ क्या किया, उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उनके साथ क्या किया, वो सब उजागर हो गया और किस तरह की एट्रोसिटीज़ वो हुई। तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो ये अंदर से ही होता है, ये अंदर से ही होता है। और वो विंड्स ऑफ चेंज हमको इस्लामिक वर्ल्ड में दिखाई दे रहे हैं और रैशनलिस्ट जो हैं वहाँ के वो बाहर निकल के आ रहे हैं। भारत में भी ऐसा हो रहा है। और देखिए जो रीज़न की पावर होती है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हर इंसान के अंदर रीज़न और अनरीजनेबल बात के बीच का डिस्टिंक्शन उसके अंदर होता ही है। ये हमारी अंदर हमारी बिल्ट इन वो है। और रीज़न जो है और रैशनैलिटी जो है उसकी विक्ट्री होती ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग तकिया लेकर सो जाएं और कुछ नहीं करें। अब सनातन संस्था है, आप लोगों ने जो किया, मैं आपका इतना आभारी हूँ। आपने कम से कम 10 लैंग्वेजेस में तो ट्रांसलेट किया, जो इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे। आपने घर घर तक इसका लिंक पहुँचाया, अपने YouTube हैंडल पर आपने डाला। तो आपका बहुत ही ऋणी रहेगा हिंदू समाज जो आपने ये काम किया है। तो सनातन संस्था का बहुत बड़ा इसमें और आपके अखबार का, इसके समाचार पत्र जो आपका है, उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह डार्क है। देयर इज़ लाइट समवेयर एंड वी हैव टू लुक फॉर दैट सोर्स ऑफ लाइट एंड वर्क विद इट। जी, ये तो हमारा धर्म कर्तव्य ही है कि जो हिंदू समाज के लिए जेन्युइनली कार्यरत है तो उसको हम हमारी ओर से
एक प्लेटफॉर्म दे और अधिक से अधिक उसको समाज तक फैलाए। जो आपने बताया जागरूक हिंदू समाज, हिंदू को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और प्रयास होने चाहिए। परंतु अभी जो आपने बताया कि कोमेटोस में जो है हिंदू समाज, उसको जागरूक होना आवश्यक है। तो उसके लिए सभी हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को फिर से एक साथ मिलकर जुलकर इसके लिए कार्य करना काल की आवश्यकता है। आपकी क्रिम्सन क्रूसेंट की जो हिंदी मूवी आ रही है, उसके लिए भी सनातन प्रभात की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मयंक जी। दोबारा आपके पास आऊँगा और आपकी मदद चाहिएगी उसको फैलाने में, जैसे आपने की थी। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि यह जो विषय है हिंदू समाज को जागरूक करने का, पूरे समाज तक फैल सके। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, नमस्कार।